नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली में शहीद की पत्नी के साथ ठगी, ज्वेलर्स ने ज्यादा मुनाफा कमाने का दिखाया सपना। मौत से ठीक पहले सोनाली फोगाट ने मां को किया था फोन, खाने में कुछ गड़बड़ है, कोई साजिश रच रहा है, ये की थी बात। गाजियाबाद में पढ़ाई से बचने के लिए मर्डर, याद आई गुरुग्राम स्कूल की खौफनाक वारदात। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से आफत, कई जिलों के स्कूल हुए बंद। गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने जेल में मांगी अतिरिक्त सुरक्षा, जान को बताया खतरा। अब खबरें विस्तार से। 2016 में पंपोर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के शहीद हुए जवान की पत्नी ने दिल्ली के नेप सराय थाने में ठगी की एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक ज्वेलर्स भी शामिल है। 2016 में पुलवामा के पंपोर में सीआरपीएफ के जवानों पर एक बड़ा आतंकी हमला किया गया था। आतंकी हमले में नीतू सिंह के पति संजय सिंह समेत 8 जवान शहीद हो गए थे। सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए की मदद नीतू सिंह को मिली थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली नीतू अपने पति की मौत के बाद अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ दिल्ली के संगम विहार में रहने लगी थी। नीतू सिंह अपने पति की पेंशन से अपना खर्च चला रही थी। आरोपी ज्वेलर्स नीतू सिंह के परिवार को जानता था। नीतू सिंह की शिकायत के मुताबिक वो अक्सर ज्वेलरी का सामान लेने ज्वेलर्स की दुकान पर जाया करती थी। इस दौरान ज्वेलर्स को इस बात की जानकारी मिली कि नीतू सिंह को 20 लाख रुपया की सरकारी मदद मिली है। आरोप है कि इन्हीं रुपयों के लिए ज्वेलर्स ने नीतू सिंह को झांसे में लिया। ज्वेलर्स ने नीतू सिंह को समझाया कि अगर वह इन पैसों को सोने में इन्वेस्ट कर देंगी तो पैसा बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा और उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। ज्वेलर्स के जानकार होने की वजह से नीतू सिंह को उस पर शक नहीं हुआ और लगातार समझाने की वजह से उन्होंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये सारे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। आरोप है कि ज्वेलर्स ने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी जब नीतू सिंह का कोई रिटर्न नहीं मिला तो उन्होंने अपने पैसे मांगे, जिस पर ज्वेलर्स ने कहा कि सोने के दाम गिर गए हैं, नुकसान हो गया है और वह पैसे देने में भी आनाकानी करने लगा। नीतू सिंह को ज्वेलर्स ने धमका कर भगा दिया के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे और इसके चलते जो है विवाद बढ़ गया, जिसके चलते नीतू सिंह ने थाने में एफआईआर का केस दर्ज कराया। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया है। गोवा पुलिस ने बताया है कि 42 साल की सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि सोनाली फोगाट की बहन ने उनकी मौत को साजिश करार दिया है। सोनाली फोगाट की बहन ने बताया कि सोनाली फोगाट ने सोमवार सुबह मां से बात की थी। इस दौरान सोनाली ने अपनी मां से कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई साजिश हो रही है। सोनाली की बहन ने बताया कि एक दिन पहले ही उनकी बात हुई थी। इस दौरान सोनाली फोगाट ने कहा था कि वे ठीक है, शूटिंग के लिए जा रही। उन्होंने बताया था कि वे 27 तारीख को लौट कर आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि फिर सोमवार सुबह बात हुई तो उन्होंने मां से बात की। इस दौरान सोनाली ने अपनी मां को बताया कि खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है खाने में कुछ गड़बड़ की गई है, शायद कोई साजिश रच रहा है। समाचार एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सोनाली फोगाट को बेचैनी की शिकायत के बाद उत्तरी गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में लाया गया। गोवा डीजीपी जसपाल सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। फोगाट अंजुना में जो है रेस्टोरेंट में थी। इसी दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मामले में कोई भी गड़बड़ी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यूपी के गाजियाबाद में कत्ल की एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसमें कातिल भी नाबालिग है और मरने वाला भी। जब कातिल कानून के शिकंजे में पहुंचा तो इस कत्ल के पीछे ऐसी वजह सामने आई जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दरअसल कातिल लड़का पढ़ाई से इतना परेशान हो गया था कि वो स्कूल जाने से बचना चाहता था और इसके लिए उसने खूनी तरकीब निकाली। 16 साल के उस कातिल ने एक 13 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। कातिल ने बियर की बोतल से उसका गला काटने की भी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल की वजह बेहद चौंकाने वाली है। असल में कातिल लड़का कक्षा 10 का छात्र है। वो पढ़ाई में काफी कमजोर है। वो पढ़ाई और स्कूल से बचना चाहता था, इसलिए अपने साथी के साथ में बच्चे की हत्या कर दी ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दे और उसे कभी पढ़ाई ना करनी पड़े। पुलिस ने 13 साल के मृतक बच्चे की लाश गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास एक पत्थर के स्लैब से बरामद की है। बच्चे की पहचान आकाश नगर निवासी
नीरज पुत्र विनोद के रूप में हुई है। मृतक बच्चा कक्षा 8 का छात्र था। पुलिस ने इस मामले में 16 साल के नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया है। गाजियाबाद में कत्ल की सनसनीखेज वारदात ने आज से 5 साल पहले सामने आई एक ऐसी ही खौफनाक कत्ल की वारदात की यादें भी ताजा कर दी हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक नामी ग्रामीण स्कूल के बच्चे का कत्ल हुआ था। पुलिस उस मामले को किसी भी तरह से रफा दफा करना चाहती, लेकिन कत्ल की उस पहेली को सीबीआई ने उसके अंजाम तक पहुंचाया था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात के चलते भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आज भी लगातार यानी कि दूसरे दिन भी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से प्रभावित जिलों नर्मदापुरम, विदिशा और गुना के जिला कलेक्टर से बात की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा भी लिया। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पिछले 24 घंटे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मिलकर विदिशा में 190, राजगढ़ में 103, अशोकनगर में 94, रायसेन में 7, जबलपुर में 5, मंडला और गुना में 3-3 लोगों को बचाया। वहीं सीधी में 2 लोगों को बचाया गया। मौसम विभाग के भोपाल ऑफिस के वेद प्रकाश सिंह ने पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि नीमच, मंदसौर, रतलाम और राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं अगले 3 दिन तक अन्य इलाकों में हल्की बारिश के जारी रहने की पूरी संभावना है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक गुना के जीरापुर में सबसे ज्यादा यानी कि 294 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके बाद रतलाम के आलौट में 283 mm बरसात हुई। आगर मालवा में 253 mm बरसात हुई और सीहोर में 240 mm बरसात रिकॉर्ड की गई। वहीं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, देवास, बैतूल और छिंदवाड़ा में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी की मुसीबतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी के आरोप में जेल में बंद त्यागी को अब एक अन्य मामले में आज मंगलवार को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। यह मामला वर्ष 2007 का है, जिसके बाद जेल में बंद श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया था। त्यागी की पेशी के मद्देनजर सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम भी किए गए थे। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी उसे कोर्ट के पीछे के रास्ते लेकर पहुंचे थे। वहीं त्यागी ने जेल में अपनी जान का खतरा भी बताया था। दरअसल गैंगस्टर केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के कारण उसे न्यायालय में पेश किया गया था। श्रीकांत को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। श्रीकांत त्यागी ने 5 अगस्त को ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। उसने अपनी जमानत के लिए 11 और 16 अगस्त को कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन दोनों ही बार अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। वह अब भी गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद है। इस बीच सीजेएम कोर्ट ने वर्ष 2007 के एक पुराने मामले में उसे आज पेश करने का आदेश भी दिया था। श्रीकांत त्यागी वर्ष 2007 में नोएडा के सेक्टर 39 थाने में दर्ज मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। तब सीजेएम कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अब नए केस में गिरफ्तार होने व जिला कारागार में निरुद्दय होने और संबंधित प्रार्थना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से श्रीकांत ने न्यायालय में दिया था, जिससे गैर जमानती वारंट निरस्त किया जा सके। कोर्ट में पेशी के दौरान श्रीकांत त्यागी ने अपनी जान का खतरा भी बताया है। उसने जेल प्रशासन को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की है, जिसके बाद इस पत्र को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया गया है। वहीं जेल प्रशासन की ओर से भी श्रीकांत को न्यायालय ले जाते और लाते समय पूरी सतर्कता बरती गई थी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता के भाई की हत्या का मामला सामने आया है। मामला आहार थाना क्षेत्र का है। यहां पहले नाबालिग लड़की से रेप किया गया। जब पीड़ित पक्ष ने आरोपी पक्ष से समझौता नहीं किया तो लड़की के भाई की हत्या करके उसका शव पेड़ से लटका दिया गया।
पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मर्डर मामले में पुलिस वादी और पीएम रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान उठा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गैंगरेप के मामले में नामजद 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी बीच 20 अगस्त को आरोपी पक्ष के 5 लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर पीड़िता के भाई को बुलाया और मामले में समझौता करने के लिए कहा। पीड़िता के भाई ने समझौता करने से इनकार कर दिया और वहां से चला गया। काफी देर बाद जब पीड़िता का भाई घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसे तलाशना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका शव गांव के ही बाग में पेड़ से लटका हुआ मिला है। शव पर चोटों के निशान भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता का भाई गैंग रेप मामले में पैरवी कर रहा था और आरोपी पक्ष समझौते के लिए दबाव बना रहा था। जब पीड़िता का भाई समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसकी हत्या कर दी गई और पेड़ से शव को लटका दिया गया। पीड़िता के पिता ने पुत्र की हत्या के मामले में गांव प्रधान सहित 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी करवाई है। 2024 के चुनावी महासंग्राम की ओर बढ़ रही कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ उन्हीं हथियारों के इस्तेमाल की रणनीति पर काम कर रही है जिनका इस्तेमाल 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से किया गया था। खास बात यह है कि सिविल सोसाइटी के जिन एक्टिविस्ट के जरिए 2014 चुनाव से पहले अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया था, राहुल गांधी अपनी ऐतिहासिक पदयात्रा के लिए वैसे ही मोहरे सेट कर रहे हैं और आंदोलन की धार भी वैसी ही पैनी रखने की तैयारी में है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर उन्हें अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, अरुणा राय, मेधा पाटकर, सैदा हमीद, पीवी राजगोपाल, बेजवाड़ा, विल्सन, देवनरा महादेवा, जीएन देवी ने कांग्रेस की यात्रा का समर्थन करने का ऐलान भी किया। ये वही सिविल सोसाइटी थी जिसने करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन को खड़ा किया था। अन्ना आंदोलन के सूत्रधार उस समय योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, पीवी राजगोपाल थे, लेकिन असली ताकत जनता से मिली थी। देश के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और सरकारी कर्मचारियों तक अन्ना आंदोलन की आग पहुंची थी, जिसके बाद एक बड़ा परिवर्तन देश को देखने को मिला था। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर ने सरेंडर कर दिया है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। उमर कई दिनों से फरार चल रहा था और उस पर रंगदारी मांगने का आरोप भी लगा है। उसने देवरिया जिला बंद रहने के दौरान लखनऊ के व्यापारी से मारपीट की थी। उमर की गिरफ्तारी के लिए कई जगह रेड भी चली। अब उमर ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहम्मद उमर माफिया अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा है। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में उसके खिलाफ दिसंबर 2018 में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब 6 महीने बाद कृष्णा नगर थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाते हुए सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कराकर जांच शुरू की। इस केस में अतीक अहमद के साथ ही उसके बेटे उमर, करीबी जफरुल्लाह, फारूक, जकी व गुलाम सरवकर समेत 18 लोगों को नामजद किया गया था। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिलने पर उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही उस पर सीबीआई की ओर से 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन फिर भी वह हाथ नहीं लगा। उमर अपहरण कर जेल में पिटाई, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों का आरोपी है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। माफिया अतीक अहमद की 75 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। प्रयागराज के डीएम ने अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का भी आदेश दिया है। पुलिस को 6 सितंबर तक कार्रवाई करने और डीएम को रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। कुछ दिन पहले ही धमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था। दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एमसीडी ने अपने सिटी एसपी जोन में 8 व्यावसायिक संपत्तियों को कुर्क कर लिया है और इसके साथ ही एमसीडी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट बकायेदारों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन सभी 8 संपत्तियों को 26 लाख रुपए का टैक्स भुगतान करना है। प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ये प्रॉपर्टी वार्ड नंबर 88, वार्ड नंबर 91 में कुर्क की गई है। दरअसल सिटी
एसपी जोन का प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट लंबे समय से इन मामलों को देख रहा था। एमसीडी ने कहा है कि जिन लोगों की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कुर्क की गई है उन्हें कुर्की की कार्रवाई से पहले कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन लगातार इन नोटिसों की अनदेखी की जा रही थी। ये सभी नोटिस डीएमसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भेजे गए, लेकिन संपत्ति मालिकों ने इन नोटिसों को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई। एमसीडी ने कहा कि अगर संपत्ति के मालिक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ डीएमसी अधिनियम 1957 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहा गया है कि एमसीडी सभी संपत्ति कर मालिकों से एक जिम्मेदार नागरिक बनने और समय पर टैक्स का भुगतान करने का अनुरोध भी करता है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बुरा हाल है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं और इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए राजधानी भोपाल और नर्मदापुरम जिले में आज यानी कि 23 अगस्त को सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। भारी बारिश के चलते एमपी की राजधानी भोपाल के सभी स्कूल में आज 23 अगस्त को छुट्टी थी। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए प्ले स्कूल से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित किया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपाल की ओर से आदेश जारी करके सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना के मुताबिक भोपाल जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, नवोदय, सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसे से संबंधित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त तक बंद रहने के आदेश जारी किए गए। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। छत्तीसगढ़ की फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने पुलिस की वर्दी पहनकर कई ट्रक चालकों को लूट लिया। यह मामला उस समय सामने आया जब ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी एक्ट्रेस और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से एक कार भी बरामद की है जो आरोपी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस मामले में कुछ आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी वर्दी का रौब दिखाकर कोयला परिवहन करने वाले चालकों से वसूली करते थे। इस मामले में एडिशनल एसपी ग्रामीण रोहित ने बताया कि गुरुवार रात 10:30 बजे दो ट्रक ड्राइवर कोयला लेकर रायगढ़ से लोखंडी आ रहे थे। उसी दौरान तुर्काडीह पुल क्रॉस करने के बाद उनके ट्रक को कार सवार कुछ लोगों ने रोक लिया। उन्होंने खुद को पुलिस और माइनिंग विभाग का फील्ड ऑफिसर बताया। इसके बाद आरोपी कोयले में मिलावट करने के नाम पर सभी ट्रक चालकों से 1-1 लाख रुपए की मांग करने लगे। इसकी जानकारी ट्रक चालकों ने ट्रांसपोर्टरों को दी और उनसे बात भी कराई गई। ट्रांसपोर्टरों ने कोयले की बिल्टी होने की बात कही। इसके बाद भी कथित पुलिसकर्मी और माइनिंग अफसर ट्रक को जब्त करने और कोयले को राजसात करने की धमकी देने लगे। तब ट्रांसपोर्टरों ने पूरे मामले की सेटिंग के लिए 2 लाख रुपए देने की बात कही और उन्हें तुर्काडीह पुल के पास मिलने के लिए बुलाया। ट्रांसपोर्टरों आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाकर अपने साथियों के साथ पहुंचना चाहते थे। कथित पुलिसकर्मी और माइनिंग अफसर भी अलग अलग 3 कार में सवार थे। उन्हें देखकर आरोपी कार सवार युवक भाग निकले। ट्रांसपोर्टर और उनके साथियों ने उन्हें पकड़ने के लिए पीछा भी किया। इस दौरान एक कार कोनी थाने में घुस गई। उसमें सवार युवक कार वहीं छोड़कर भाग निकले। हालांकि भागने से पहले आरोपियों ने ट्रक चालकों से 21,000 रुपए लूट लिए थे। इस मामले की शिकायत के बाद कार मालिक गायत्री पाटले कोनी थाने में पहुंच गई और उन्होंने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के लोहरदगा में नशे की हालत में कार चला रहे शख्स ने 3 महिलाओं को रौंद डाला है। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों महिलाओं को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां 2 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है, जबकि तीसरी महिला को गंभीर हालत के चलते रिम्स अस्पताल रेफर किया गया। वहां उनका इलाज जारी है। घटना कुडू लोहरदगा सड़क पर मनहो गांव की है। जानकारी के मुताबिक महिलाएं खेत में काम
के लिए देर शाम घर लौट रही थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ऑल्टो कार महिला को रौंदते हुए पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना देर रात की है। मृतक महिलाओं की पहचान जो है गांव की 50 वर्षीय कविता उमराव और 45 वर्षीय शोहरा उमराव के रूप में हुई। वहीं घायल महिला बिरसी उमराव को बेहतर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल रेफर किया गया। जब यह हादसा हुआ तब वहां पुलिस चौकीदार रमसुल अंसारी भी मौजूद था, जिन्होंने आनन फानन में जो है घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। झारखंड कांग्रेस के 2 और विधायकों को 24 दिन बाद हावड़ा की जेल से रिहा कर दिया गया है। कांग्रेस के 3 विधायक 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 50 लाख नकदी के साथ पकड़े गए थे। शनिवार को सबसे पहले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को रिहा किया गया था। उसके बाद सोमवार शाम राजेश कश्यप और नमन विक्सल की रिहाई हुई। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है। वे ममता बनर्जी से मुलाकात कर साजिश के बारे में जो है उन्हें अवगत कराएंगे। कांग्रेस विधायक राजेश और नमन को लाने के लिए खुद इरफान अंसारी जेल के बाहर पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद राजेश कश्यप ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया गया है। उन्होंने 9 अगस्त को झारखंड में आदिवासी दिवस के में जो है वे लोग साड़ी फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदने के लिए कोलकाता गए थे, लेकिन उन लोगों को बेवजह फंसा दिया गया। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि पिछले 22 सालों से वे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिसके चलते उन्हें फंसाया गया है। मुंबई में पिछले कई दिनों से 2 चैन स्नेचरों ने आतंक मचा रखा है, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये चैन स्नेचर उन लोगों को अपना निशाना बनाते थे जो कि मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। इन चैन स्नेचरों को पुलिस ने एकदम फिल्मी अंदाज में पकड़ा। पुलिस ने पहले 214 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए बाकायदा डिलीवरी बॉय बनकर पीछा किया। एजेंसी के मुताबिक कस्तूरबा मार्ग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि 2 चैन स्नेचरों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान फिरोज नासिर शेख, जफर यूनुस जफरी और जफर चौहान के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों शातिरों को थाने के अबीवली से गिरफ्तार किया है। दोनों के पास एक महंगी बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक जुलाई और अगस्त में कस्तूरबा मार्ग थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की लगातार कई घटनाएं हुई, जिसमें शातिरों के खिलाफ विभिन्न थानों में शिकायत भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑटो रिक्शा में आरोपी का पीछा किया। इतना ही नहीं, आरोपियों को वारदात के दौरान पकड़ लिया गया है। पुलिस ने इन शातिरों को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों में 214 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में पिछले लंबे समय से राजनीतिक घमासान चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर बीजेपी के समर्थन में अपनी सरकार बना ली है। वहीं अब शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। शिवसेना पर आधिपत्य को लेकर दोनों गुटों की जंग जो है सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है हटाने का नोटिस लंबित होने के दौरान क्या वो विधायकों की अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकते हैं, इस पर भी सुनवाई की जरूरत है। इसलिए इस मामले पर संविधान पीठ को सुनवाई करने की जरूरत है। इसलिए साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भी 2 दिनों की रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की उस अर्जी पर जो है गुरुवार तक कोई फैसला ना ले, जिसमें उन्होंने स्वयं को असली शिवसेना घोषित करने और पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा ठोका है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि मामले को परसों संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें और पीठ चुनाव आयोग की कार्रवाई से संबंधित चुनाव चिन्ह के बारे में शुरुआत में फैसला करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।